नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, नया भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का स्थान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। विचार और दृष्टिकोण में विविधता जीवंत लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं। कृषि मंत्री ने कहा, कृषि सुधार किसानों के हित में। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.74% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 5वें चरण के चुनाव में 51% मतदान। और भारत और नेपाल ने कोविड काल में अस्थायी विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर विभिन्न धर्म गुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की। श्री मोदी ने कहा, नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा। आज जब संसद के नए भवन का शिलान्यास हो रहा है तो देश को एक नए संकल्प का भी शिलान्यास करना है। हर नागरिक को नए संकल्प का शिलान्यास करना है। मुझे विश्वास है हमारी संसद का नया भवन हम सभी को एक नया आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा देगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता हमेशा और मजबूत होती रहे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम बताया। भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा हर फैसला राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना है कि संसद पहुंचा हर प्रतिनिधि जवाबदेह है। ये जवाबदेही जनता के प्रति भी है और संविधान के प्रति भी है। हमारा हर फैसला राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इसकी भावना से ही होना चाहिए। हमारे हर फैसले में राष्ट्रहित सर्वोपरि रहना चाहिए। राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए हम एक स्वर में, एक आवाज में खड़े हो, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उस क्षण को कभी नहीं भूल पाएंगे जब उन्होंने 2014 में पहली बार सांसद के रूप में संसद भवन में प्रवेश करते हुए इसके द्वार पर सम्मान से सिर झुकाया था। उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की कुशलता बढ़ाएगा क्योंकि ये आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र शताब्दियों के अनुभव से विकसित हुआ है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि उनका संकल्प श्रेष्ठ भारत और देश की प्रगति, उनकी पूजा तथा उनका हर निर्णय देश की मजबूती और देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से कहा कि वे संकल्प लें कि राष्ट्र हित से बड़ा कोई और हित नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को व्यक्तिगत चिंताओं से ऊपर उठकर देश की चिंता का संकल्प लेना चाहिए। उन्हें ये संकल्प लेना चाहिए कि देश की एकता, अखंडता सर्वोपरि है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समारोह में कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी। यही कारण है कि नए संसद भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श है, जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र भी होगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद संसद भवन का निर्माण ऐतिहासिक अवसर है। नया संसद भवन 2022 में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। नए भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें पुरानी संसद के मुकाबले अधिक समिति कक्ष और राजनीतिक दलों के कार्यालय होंगे। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और ये पर्यावरण के अनुकूल होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आज का दिन भारत के संसदीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। कई ट्वीट संदेशों में श्री नायडू ने कहा कि नए संसद भवन की आधारशिला रखे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन हमारी प्राचीन परंपराओं और 21वीं सदी की आकांक्षाओं दोनों का प्रतीक होगा। उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि नए भवन से बहस और विचार विमर्श की हमारी पुरानी परंपरा पर आधारित लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी। सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना चाहती है, ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है। एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य और मंडियों के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनकी ओर से सुझावों की प्रतीक्षा की, लेकिन वे कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र को कृषि पदार्थों के व्यापार के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार है और इन कानूनों का कृषि उत्पाद विपणन समितियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता। श्री तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में ठेके पर खेती लंबे समय से होती रही है और वहां ऐसा कभी नहीं हुआ। मीडिया को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये बात एकदम स्पष्ट है कि कृषि कानूनों का कृषि उत्पाद विपणन समिति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 51% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। आज शाम जम्मू में राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने बताया कि जम्मू में 66.67 और कश्मीर में 33.57% मतदान दर्ज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पुंछ में सबसे ज्यादा यानी 71.62% मतदान रिकॉर्ड हुआ, जबकि डोडा जिले में 70.95% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कश्मीर घाटी में बांडीपोरा में सबसे ज्यादा 56.4% और सीमावर्ती जिला कुपवाड़ा में 52.35% मतदान हुआ। जिला विकास परिषद के आज 5वें चरण में 299 प्रत्याशियों के बागी का फैसला मतदाता पेटियों में सील बंद हो गया। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 52%, दूसरे चरण के लिए 43 सीटों पर 49%,
तीसरे चरण में 51%, जबकि चौथे चरण में 50% मतदान रिकॉर्ड हुआ था। आज पांचवें चरण में 4,22,511 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या 1,96,883 है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार 8 चरणों में जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। 8वां और आखिरी चरण का मतदान 19 दिसंबर को होगा और 22 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आर.के. रैना। असम में चिरांग और कोकराझार जिलों में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बीटीसी के चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के 19 सीटों के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया। इस चरण में 79% मतदान रिकॉर्ड किया गया। कुल 111 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण के 21 सीटों के लिए 7 दिसंबर को वोट डाले गए थे, जिसमें 77% से अधिक मतदान दर्ज हुआ था। मतगणना शनिवार को होगी। केरल में आज हुए स्थानीय निकायों के दूसरे चरण में भारी मतदान हुआ। इस चरण में 5 जिलों में शाम 4:30 बजे तक 72.05% मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्ण रहा। अरुणाचल प्रदेश में द्विस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले 6,266 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इनमें 98 जिला परिषद सदस्य और 6,168 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब 242 जिला परिषद सदस्यों में से 142 के लिए मतदान होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों की 8,175 में से 1,670 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ईटानगर और पासीघाट में 2 शहरी स्थानीय निकायों में 28 म्यूनिसिपल वार्डों में से 23 में वोट डाले जाएंगे। 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही चरण में इस महीने की 22 तारीख को वोट डाले जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हुए हमले की निंदा की है और कहा है कि केंद्र इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि राज्य सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल के अमन पसंद लोगों को जवाब देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में पश्चिम बंगाल अराजकता और अंधकार के युग में प्रवेश कर गया है। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरह से टीएमसी शासन के दौरान राज्य में राजनीतिक हिंसा को संस्थागत रूप दिया जा रहा है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत दुखद और चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के कारवा पर आज पथराव किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित पार्टी के अनेक नेता इस पत्थरबाजी में घायल हो गए। भाजपा नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी कार पर भी पथराव किया गया, जिसमें उनके साथ भाजपा के कई अन्य नेता भी थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। बाद में पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में अराजकता फैली हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव, सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। देखकर गर्व होता है जिनके पास नहीं थे रहने को घर, उनके लिए बन रहे हैं पक्के मकान। चूल्हे पर निर्भर माताओं को उज्ज्वला योजना ने दिया कुकिंग गैस का वरदान। जहां शौच की उचित व्यवस्था नहीं थी, हो रहा शौचालयों का निर्माण। टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, अंतरिक्ष, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नया भारत छू रहा आसमान। और यह सब संभव करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स के योगदान द्वारा। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। अपने अग्रिम आयकर की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रूपए से ज्यादा है, तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। देश की प्रगति में अपना योगदान दें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, नया भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का स्थान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। विचार और दृष्टिकोण में विविधता जीवंत लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं। कृषि मंत्री ने कहा, कृषि सुधार किसानों के हित में है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.74% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 5वें चरण के चुनाव में 51% मतदान हुआ। और भारत और नेपाल ने कोविड काल में अस्थायी विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.74% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,700 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और 31,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक देश में कुल 97,67,000 से अधिक लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 412 लोगों की मौत हुई। देश में कुल 3,72,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। देश ने कोविड जांच में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कोविड नमूनों की जांच का आंकड़ा 15 करोड़ को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,42,000 नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 10 दिनों में 1 करोड़ नमूनों की जांच की गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत कार्यक्रमों की अपनी श्रृंखला के अंतर्गत बीते साल की महत्वपूर्ण गतिविधियों की एक झलक प्रस्तुत कर रहा है। 2020 का सबसे प्रमुख समाचार कोविड-19 महामारी रहा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में इससे निपटने के लिए जबरदस्त अभियान छेड़ा गया। भारत दुनिया के उन 10 प्रमुख देशों में शामिल था जहां रोगियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। लेकिन महामारी से कारगर तरीके से निपटने में वैज्ञानिक संसाधनों के लिहाज से भी भारत अग्रणी देशों में शामिल रहा। हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी के वायरस को अलग करने और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने में कामयाबी हासिल की। एक ओर हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से ये कारनामा कर दिखाया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने टीके के विकास के कार्यक्रम की लगातार निगरानी कर मानवता के इतिहास में टीका निर्माण का सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाने वाले देश के रूप में भारत का नाम दर्ज कराया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद में टीका उत्पाद कंपनी का दौरा कर वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद श्री मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि अगले कुछ सप्ताह में कोविड का टीका विकसित कर लिया जाएगा। दुनिया की नजर कम कीमत वाली
सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा कि देश ने विज्ञान के क्षेत्र में जो निवेश किया है आज उसका फायदा मिल रहा है। इसकी बदौलत आज भारत महामारी के दौर में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। India has always been, for quite some time that is, a major producer of vaccines for the world. 2 out of 3 vaccines in the childhood immunization programs globally are made in India. But during this pandemic, India has in addition done extraordinarily well in becoming a developer of vaccines and new vaccines from here. And this is a great example of how investment in foundational science, basic science, pays off in an emergency. कोविड महामारी का असरदार टीका खोजने की भारत की यात्रा सफल रही है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। टीकों के अनुसंधान में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है, जिसके कारण विश्व भर के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में देश की अहम भूमिका होगी। विश्व भर में बच्चों को दिए जाने वाले 3 में से 2 टीकों का निर्माण भारत में होता है। इसी कारण बड़ी संख्या में देश अपने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए भी भारत पर निर्भर हैं। देश में मौजूदा समय में 3 टीका निर्माता कंपनियों की कोरोना के टीकों के आपातकालीन उपयोग की अर्जियां दवा नियामक संस्था के समक्ष विचाराधीन हैं। इनमें से 2 का विकास पूर्णतया देश में ही किया गया है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन अपने तीसरे और अंतिम चरण में है। वहीं जाइडस कैडिला द्वारा देश में विकसित एक अन्य वैक्सीन जाइकोव डी का परीक्षण दूसरे दौर में है। कोविशील्ड या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के नाम से जाने जाने वाले टीके का निर्माण और परीक्षण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है। यह परीक्षण भी अपने अंतिम दौर में है। इन 3 टीकों के अलावा रूस में विकसित स्पुतनिक 5 भी देश में अपने तीसरे दौर के परीक्षण में है। प्रमुख वैज्ञानिकों ने माना है कि देश और दुनिया भर में टीकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता और मांग को देखते हुए 1 से अधिक टीकों का समानांतर इस्तेमाल प्रयोग में लाया जाएगा। 60 से अधिक देशों के राजनयिकों ने कल हैदराबाद में जीनोम वैली का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले टीकों के विकास का कार्य देखा। भारत मानवता की सेवा के लिए टीका संबंधी प्रयासों में इच्छुक देशों के साथ भागीदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं राज्यों की प्राथमिकता सूची लगभग तैयार हो जाने के साथ ही 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ अग्रिम पंक्ति के सुरक्षा कर्मी और कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के साथ ही जल्द ही देश कोरोना महामारी के अंत के आरंभ का ऐलान करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के आह्वान के जरिए देशवासियों को तंदुरुस्त रहने की जो प्रेरणा दी थी, उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वो इस अभियान के जरिए लोगों को शारीरिक गतिविधियां करने को प्रेरित करने की पहल की सराहना करता है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया था। उन्हें इसके लिए बॉलीवुड और खिलाड़ियों, लेखकों, डॉक्टरों और फिटनेस विशेषज्ञों से भरपूर समर्थन मिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2017 में शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है। पिछले 3 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने इसके माध्यम से अपने बैंक खातों में नकद सहायता राशि भी प्राप्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या
बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने कोविड काल में अस्थायी विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इस व्यवस्था में कोविड संबंधी मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। विमान रवाना होने से 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाने पर ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। भारत ने अन्य कई देशों के साथ भी द्विपक्षीय आधार पर विमान सेवा संचालन की इसी तरह की व्यवस्था की है। ये व्यवस्था भारतीयों, नेपालियों, भारतीय मूल के लोगों और विदेशी भारतीय नागरिकों यानी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारक सभी देशों के नागरिकों पर लागू होगी। इसके अलावा वैध भारतीय वीजा धारक भी इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। शुरू में दिल्ली और काठमांडू से दोनों देशों के लिए रोजाना एक उड़ानें होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि आसियान देशों के बीच सीधे संवाद के लिए संचार अवसंरचना का विस्तार तथा इसमें अन्य देशों को शामिल करने के बारे में दृष्टिकोण पत्र को स्वीकृति दिया जाना अन्य महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी एजेंसियों से राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ से संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कड़ाई से अनुपालन और प्रभावी धूल प्रबंधन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की चुनौती से लड़ने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। All must do ensure that dust doesn't go into air and dust management is better. Like what we see in metro. In metro, there is tunneling every day going on, but there is no trace of dust anywhere in the city or even in the dumping yard. So this is the way dust should be managed. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष की हज यात्रा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। आज मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नकवी ने कहा कि आयु, स्वास्थ्य और कोरोना वायरस महामारी से संबंधित विभिन्न प्रतिबंधों पर विचार करते हुए हज यात्रा की तारीख बढ़ाई गई है। वर्ष 2021 में जून और जुलाई महीने के दौरान हज यात्रा होनी है। श्री नकवी ने स्पष्ट किया कि हज यात्रा के दौरान कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज आगामी बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हो रहे देश के विद्यार्थियों के अभिभावकों और शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। 1 घंटे के इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित उनके विभिन्न समस्याओं और प्रश्नों के उत्तर दिए। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में शाम या रात को बारिश हो सकती है। तापमान 13 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रह सकता है। श्रीनगर में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में तापमान 12 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। लेह में भी कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में सामान्य बर्फबारी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 7 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। आज मानवाधिकार दिवस है। ये दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी।
उन्होंने कहा, नया भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का स्थान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। विचार और दृष्टिकोण में विविधता जीवंत लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं। कृषि मंत्री ने कहा, कृषि सुधार किसानों के हित में है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.74% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 5वें चरण के चुनाव में 51% मतदान हुआ और भारत और नेपाल ने कोविड काल में अस्थायी विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।